नमस्कार, मेक आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको निबंध की सीरीज में मैंने पहले लेक्चर में आपको कृषि में नई संभावनाओं के विषय में बताया था। उस निबंध को किस तरीके से हम लिखें उसके बारे में, उसकी नई नई डायमेंशंस जो उसमें हम ऐड कर सकते तो वो मैंने आपको बताई। आज इसी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम पीसीएस 2018 में आया हुआ निबंध शिक्षा और नैतिक मूल्य, शिक्षा और नैतिक मूल्य, इसके विषय में बात करेंगे कि अपने निबंध में हम किन चीज़ों को ऐड करके, कितनी डायमेंशंस को ऐड करके अपने निबंध को प्रभावी बनाएं जिससे कि आपको मैक्सिमम अंक निबंध के पेपर में मिल सके। आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि निबंध लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, निबंध को किस तरीके से हमको शुरू करना है। अगर मैं उसको 2 मिनट में समराइज करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि निबंध को आपको सरल भाषा में लिखना है। दूसरा, उचित शब्दावली का प्रयोग करना है। तीसरा, निबंध में आपको प्रवाह बना के रखना है, यानी कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की आपकी लिंकेज होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भूमिका को किस तरीके से प्रभावी बनाएं। भूमिका में मैंने आपको बताया था कि भूमिका को आप या तो कविता से या श्लोक से या कोटेशन से या किसी केस स्टडी के आधार पर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो आपका निबंध है, निबंध में जो हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में हम किन डायमेंशंस को ऐड करें जिससे कि हमारा जो निबंध हो वो बहुआयामी बने और हमारे लिए अंकदायी हो। आइए हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में जिसका नाम है निबंध का शिक्षा और नैतिक मूल्य। शिक्षा और नैतिक मूल्य में हम किन चीज़ों को या अपनी विषय वस्तु को कितना बहुआयामी बनाएं जिससे कि हमारा निबंध एक अच्छा, सरल और अंकदायी हो। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कैसे शुरू करना है। मैंने आपको बताया कि भूमिका में आप क्या कर सकते हैं। भूमिका आप किसी श्लोक से शुरू कर सकते हैं, किसी कविता से शुरू कर सकते हैं। तो आइए अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा और नैतिक मूल्य में अगर हम इसको किसी कोटेशन से शुरू करें, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मैं अरस्तू के कथन से शुरू करूंगा कि अरस्तू ने बोला था कि शिक्षा की जड़ कड़वी होती है, शिक्षा की जड़ कड़वी होती है लेकिन इसके फल मीठे होते हैं, लेकिन इसके फल मीठे होते हैं। देखिए, आप निबंध को किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं, ये मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं। या आप दूसरे किसी कोटेशन से, मान लीजिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो कथन है कि शिक्षा किसी को गहराई से या विवेचनात्मक रूप से सोचना सिखाता है, चरित्र और बुद्धि सच्ची शिक्षा का लक्ष्य होता है, आप उससे भी शुरू कर सकते थे। तो देखिए, निबंध शुरू करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको ये समझना है कि हम भूमिका को किस तरीके से प्रभावी बनाएं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको श्लोक या कविता से शुरू किया था, इस लेक्चर में भी मैंने आपको एक कोटेशन बताया। देखिए, इसके लिखने का एक तरीका और हो सकता है। जैसे मैं वर्तमान समय की बात करूं कि आपको भी पता है कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों की होना कितना आवश्यक है। आप वर्तमान समय में केस देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं करके इसको केस स्टडी से कैसे शुरू करते, तो मान लीजिए केस स्टडी में आप ये बता सकते थे कि वर्तमान समय में आप देखिए, चाहे आप नीट का एग्जाम्पल देखिए कि नीट का पेपर लीक हुआ, आप यूजीसी नेट का पेपर देख लीजिए, या आप अभी पीसीएस आरओ का जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ, या तीसरा अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, आपने अभी सुना होगा कि आईएएस में पूजा खेड़कर, उन पे ये आरोप लगा कि उन्होंने ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निबंध को शुरू करने के आपके कोई भी तरीके हो सकते हैं। आप उसको कविता से शुरू कर सकते थे, आप श्लोक से शुरू कर सकते थे, आप किसी केस स्टडी से शुरू कर सकते थे। तो मैं अब आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं कि निबंध, देखिए इस यूट्यूब पे आपको इस तरीके की वीडियो बहुत मिलेंगे कि सर निबंध में हम क्या क्या चीज़ों को ऐड करें। मेक आईएएस की टीम का ये इनिशिएटिव है कि आपको ये बताना कि निबंध में जो आप क्या बोलते हैं कि मान लीजिए आपने भूमिका लिखी, तो भूमिका के बाद जो आप पैराग्राफ में चीज़ें लिखेंगी उसमें क्या क्या डायमेंशंस को ऐड करें जिससे कि जो आपका निबंध हो वो बेहतर बने।
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने भूमिका में केस स्टडी से शुरू कर सकते थे, आप किसी कोटेशन से शुरू कर सकते थे। अब आपको जो अगला पैराग्राफ लिखना है उसमें आपको ये बताना है कि शिक्षा में नैतिक मूल्य होना क्यों जरूरी है। नैतिक मूल्य होना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए हम अगर इस निबंध पर्टिकुलर निबंध को इसकी बहुआयामी दृष्टिकोण में खोलें तो आप ये बता सकते हैं कि शिक्षा में मान लीजिए पहले प्राथमिक स्तर पर, कि प्राथमिक स्तर पे जब बालक होता है तो उसको जो सबसे पहली शिक्षा मिलती है अपने परिवार से मिलती है। तो परिवार के लोगों में कैसा बर्ताव होना चाहिए या उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, जो सत्य पे आधारित हो, ईमानदारी पे आधारित हो, यानी कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बालकों को या प्राथमिक स्तर पे हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे अपनी संस्कृति की बात करें तो आपने भी पढ़ा है रामायण और महाभारत महाकाव्य। अगर हम पर्टिकुलरली रामायण का एग्जाम्पल लें कि रामायण महाकाव्य से हम अपने जो बच्चे हैं या जो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा है उसमें उसको कैसे बेहतर बना सकते। तो रामायण में आपको पता है कि रामायण का अगर हम रामायण महाकाव्य का एग्जाम्पल देंगे तो उसमें हम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई आदि के एग्जाम्पल देके हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि अगर आप लोग इस तरीके से इन चीज़ों को या इन महाकाव्यों से ये चीज़ें सीख लेकर के अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो शिक्षा में नैतिक मूल्य के वो महत्व को दर्शाएगा। देखिए मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भूमिका के बाद में आप जो पैराग्राफ में लिखेंगे, पैराग्राफ में आपकी लिंकेज क्या होनी चाहिए। आप किसी कोटेशन से शुरू कर सकते थे, आप किसी केस स्टडी से शुरू कर सकते थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि निबंध को किस तरीके से हम बहुआयामी बनाएंगे। तो बहुआयामी बनाने के दृष्टिकोण मैंने आपको प्राथमिक स्तर पे बताया। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते परिवार में, परिवार के लोगों को क्या होना चाहिए, उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, उनमें ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, जिससे कि जो बालक है या जो बच्चा है उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। क्योंकि बच्चे का जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो पर्यावरण होता है, बालक सबसे पहले उसी से चीज़ें सीखता है। या प्राथमिक स्तर पर इस चीज़ों को हम ध्यान रख करके रामायण महाकाव्य के एग्जाम्पल से हम बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें माध्यमिक स्तर पर, देखिए माध्यमिक स्तर की बात करें तो देखिए मान लीजिए कि जब बच्चा हाई स्कूल या 12th पास करता है तो उसके बाद में देखिए डिफरेंट टाइप की तैयारी करता है। मान लीजिए कोई आईआईटी की तैयारी करने गया, कोई मेडिकल की तैयारी करने गया, तो आप देखते होंगे कि आपने कोटा के एग्जाम्पल देखे होंगे। कोटा में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अवसाद से ग्रसित होते हैं। उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि देखिए ये एक एग्जाम है। मान लीजिए जैसे हम लोग भी हैं, मैं आपको यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा के निबंध के बारे में पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि जो मैं आपको बताऊं आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपना 100% देते हो, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो अवसाद आना, एक तनाव आना एक नॉर्मल बात है। उस तनाव से कैसे हमको निकलना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर शिक्षा में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे, नैतिकता को बढ़ावा देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चों में जो बहुत ही जल्दी क्या बोले तनावग्रस्त हो जाते हैं या वो सुसाइड कर लेते हैं, वो टेंडेंसी थोड़ी हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा में नैतिक मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम उच्च स्तर पे बात करें। देखिए उच्च स्तर पे शिक्षा की बात करें तो उच्च स्तर पे शिक्षा में कैसे नैतिक मूल्य होने चाहिए। देखिए क्या है, जब आप उच्च स्तर की शिक्षा पाएंगे उसके बाद में आप कहीं पे जॉब पे जाएंगे या अपने एटमॉस्फेयर को किस तरीके से आप प्रभावित करेंगे, तो उसमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, ये सारे तत्व होने चाहिए। देखिए अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि हम शिक्षा में नैतिकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स को ऐड करके ये बता सकते हैं कि शिक्षा में नैतिक मूल्य क्यों आवश्यक हैं। इसी के साथ साथ में मान लीजिए आपने इतनी चीज़ें लिखी, अब मैं उच्च स्तर की शिक्षा के बारे में बात करूं। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कि आप उच्च शिक्षा में, तो इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग के लिए जाएगा, कोई मेडिकल फील्ड में जाएगा, या कोई टेक्नोलॉजी में, मान लीजिए कोई स्टार्टअप्स में, या आजकल तो तरह तरह के AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हो गए, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जरूरी क्या है, नैतिकता क्या जरूरी है। मेडिकल फील्ड की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी नैतिकता की समस्या क्या है कि देखिए कि जो निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्याएं हैं,
जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत महंगी फीस ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आम आदमी होता है, जो गरीब आदमी है, वो अपना निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकता। तो हमको ऐसी शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली में ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना है कि जिससे कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हों या समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके भी स्वास्थ्य सुविधाएं या स्वास्थ्य में जो उनकी कमियां आती हैं कि शरीर में, उनको किस तरीके से हम रेक्टिफाई करें। देखिए मान लीजिए कोई तकनीकी क्षेत्र में जा रहा है, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके बाद में वो नवाचार करेगा, सामाजिक उद्यमिता बढ़ाएगा। अगर वो नवाचार करेगा तो नवाचार में देखिए आपको एक टर्म पता होगा, आपने जीएस पेपर 3 में जरूर पढ़ा होगा, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मान लीजिए किसी ने कुछ नवाचार किया, कोई व्यक्ति हो सकता है उसका क्रेडिट ले ले। तो इसलिए क्या है कि प्रौद्योगिकी में भी नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है। देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किन डायमेंशंस को, कितने ज़्यादा डायमेंशंस को लिख करके हम अपने निबंध को बेहतर बनाएं। उसी की कोशिश में मैंने आपको भूमिका के बारे में बताया, उसी के बाद में मैंने उसके जो आयाम हैं उनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उसमें मैंने आपको प्राथमिक स्तर पे बताया, माध्यमिक स्तर पे बताया, उच्च स्तर पे बताया। उच्च स्तर में मैंने इंजीनियरिंग बताई, मेडिकल बताई, स्टार्टअप्स बताई, एआई बताई, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हम निबंध की जो अगली डायमेंशन है उसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, मान लीजिए हमने ये सारी चीज़ें लिखी, तो इसके बाद में आप जैसे कोई कोटेशन भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में बोला था कि महात्मा गांधी ने क्या बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य है हृदय को जागृत करना, हृदय को जागृत करना। देखिए हृदय को जागृत करना, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हृदय को जागृत करने के बाद, देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निबंध में किस तरीके से हम प्रवाह बनाएंगे, किस तरीके से लिंक करेंगे चीज़ों को। अगर हम बढ़िया तरीके से अपने ऐसे में इन चीज़ों को लिखेंगे तो आपको निश्चित इसमें अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। मान लीजिए हृदय को जागृत करना, अब हृदय को जागृत करेंगे तो अगर हृदय जागृत होगा तो इससे क्या हो सकता है, हम निष्क्रिय आत्मा को जागृत करेंगे। जब निष्क्रिय आत्मा हमारी जागृत हो जाएगी तो अच्छे हृदय और आत्मा से हम क्या कर सकते हैं, अच्छाई और बुराई में अंतर खोज सकते हैं। ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। तो इस कोटेशंस को हम यूज कर सकते हैं। इससे हम क्या बता सकते हैं कि शिक्षा में अगर नैतिकता को बढ़ावा देंगे, शिक्षा में नैतिकता को बढ़ावा देंगे। देखिए ये अगर हम पर्टिकुलर इस एसे की बात करें तो ये एसे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, इसमें डेटा का इतना यूज नहीं है। जहाँ पे जब फिलोसॉफिकल ऐसे आता है, दार्शनिक ऐसे आता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत महापुरुषों के कोटेशंस का यूज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी कोटेशंस लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको निश्चित ही उससे लाभ होगा। मैंने आपको पहले अरस्तु के बारे में बताया, अरस्तु के कोटेशन के बारे में बताया, उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वितीय के बारे का उनका कोटेशन बताया, फिर मैंने आपको महात्मा गांधी का बताया। इसके बाद में आप रविन्द्रनाथ टैगोर का भी लिख सकते हैं। उन्होंने बोला था कि सच्ची शिक्षा है उसका क्या लक्ष्य है। उन्होंने बोला कि मनुष्य की मनुष्यता से पहचान कराना, मनुष्य की मनुष्यता से पहचान कराना, मनुष्यता से पहचान कराना। तो देखिए आप किसी भी तरीके से अपने ऐसे को लिख सकते हैं और इन पॉइंट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अभी तक आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निबंध में जो हमको प्रवाह बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, उसको किस तरीके से हमको बेहतर करना है। या आप उस एक चीज़ और इसमें बता सकते थे, जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी का एक कोटेशन और है कि महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि सच्ची शिक्षा क्या होती है, जो मनुष्य का हृदय, मस्तिष्क और आत्मा, इनका विस्तार करे, यानी कि इसका अच्छे से प्रयोग हो। यह भी एक महात्मा गांधी जी का कोटेशन है या महात्मा गांधी जी का कथन है, तो महात्मा गांधी जी का कथन है, तो उसको भी हम अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने निबंध का प्रवाह बना सकते हैं। अब देखिए मैं अगर पर्टिकुलर अगली में बात करूं, अगला इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। आपने कोटेशंस बता दी, आपने निबंध में बहुत सारी डायमेंशंस को बता दिया। अब आपको यह बताने की आवश्यकता है निबंध में कि देखिए अगर शिक्षा में नैतिक मूल्य होंगे, मैं कह रहा हूं कि शिक्षा में नैतिक मूल्य होंगे, नैतिक मूल्य होंगे, तो उससे क्या होगा, उसका समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए आप जब निबंध लिखते हैं तो निबंध हमेशा क्या होता है, आपका व्यवहारिक होना चाहिए। निबंध अगर आप किसी पर्टिकुलर समस्या पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक, आप शिक्षा पे निबंध लिख रहे हैं, तो शिक्षा का आवश्यक की बात है कुछ ना कुछ समाज पे प्रभाव पड़ेगा।
देखिए, अगर शिक्षा में नैतिक मूल्य हैं तो समाज कैसा होगा? समाज जो होगा वो आपका, उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होगा, न्याय संगत समाज बनेगा, सर्व समावेशी या सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने निबंध में लिख सकते हैं। मैं आपको ये एक सिर्फ अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप निबंध को लिख करके निबंध को और बेहतर बनाएं, कितने डायमेंशंस का आप यूज करें। डायमेंशंस को यूज करने के बाद आपका निबंध डेफिनेटली एक अंकदायी होगा आपके लिए। तो उसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षा में अगर नैतिक मूल्य होंगे, समाज में क्या होगा? प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा, न्याय संगत समाज होगा, सर्व समावेशी समाज होगा। और दूसरी चीज, अगर देखिए, अगर समाज में, शिक्षा में नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो क्या होगा? समाज में विघटन होगा, समाज में विघटन होगा, सामाजिक समस्याएं होंगी, भ्रष्टाचार होगा। देखिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आप अपने निबंध में लिख सकते हैं। मैं सिर्फ बार बार मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूं कि मतलब किन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। उसी क्रम में मैंने आपको पहले ये बताया, भूमिका बताई, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि पैराग्राफ में आपको कौन सी चीज़ों को लिखना है। उसके बाद में मैंने आपको महात्मा गांधी जी का या मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वितीय का मैंने आपको कोटेशन बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मैंने आपको कोटेशन बताया। उसके बाद में बताया कि शिक्षा में नैतिक मूल्य अगर होंगे तो समाज पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसका अगर समाज में पॉजिटिव होगा तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होगा, न्याय संगत समाज बनेगा, सर्व समावेशी बनेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। इसी में हम एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल लिख सकते थे या स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल लिख सकते थे। इसमें अगर समाज में शिक्षा में नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो आप हिटलर का एग्जाम्पल लिख सकते थे, या आपने पढ़ा होगा कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ओसामा बिन लादेन, जो कि खुद एक केमिकल इंजीनियर था। तो आप ये सोचिए कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसमें नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो वो समाज में किसी न किसी तरीके से उसको विघटित करेगा। समाज में जो परंपराएं बनी हैं, जो मूल्य बने, उसको किसी न किसी तरीके से उसका विनाश करेगा। तो शिक्षा में नैतिक मूल्यों की क्यों आवश्यकता है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी क्रम में मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया। देखिए, अब अगर हम इसके अगली डायमेंशन की बात करें, अगर हम इसकी अगली डायमेंशन की बात करें तो अगला इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगला ये ऐड कर सकते हैं कि शिक्षा में नैतिक मूल्य होंगे तो उसके पॉजिटिव आउटकम क्या थे, शिक्षा में नेगेटिव मूल्य होंगे तो उसके आउटकम क्या होंगे। इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए, आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे आपको याद होगा एक IPS थे 2014 बैच के, शायद उनका नाम करीम था, करीम नाम के IPS थे जो सिविल मुख्य परीक्षा 2014 में शायद IPS के पद पर सिलेक्ट हुए थे, और वो 2017 में चेन्नई में मुख्य परीक्षा में नकल करते हुए पाए गए थे। तो आप सोचिए कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसमें नैतिक मूल्य नहीं है, तो वो किस तरीके से समाज में एक गलत मैसेज जा सकता है। उससे क्या हो सकता है कि समाज में जो संघ लोक सेवा आयोग की छवि है वो प्रभावित होगी। आप वर्तमान में भी वही चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में अगर नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा, गिरावट होगी, तो किस तरीके, उसमें कौन से केस स्टडी या किस पर्टिकुलर थिंग का प्रयोग करके हम अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। उसी क्रम में मैंने आपको इनका एग्जांपल दिया कि ये सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2017 में चेन्नई में नकल करते हुए पाए गए थे। तो आप इनका एग्जांपल लिख सकते हैं। ये आप किसमें लिखेंगे, ये आप जब शिक्षा में नैतिक मूल्यों की गिरावट होगी तो उसमें आप इनका केस स्टडी के आधार पे इनका जिक्र आप कर सकते हैं। देखिए, निबंध में जितनी ज़्यादा डायमेंशंस आप कवर करेंगे उतना निबंध आपका बेहतर होगा। मैं आपको वही बताने की कोशिश में हूं कि निबंध में हम कितने आयामों को डिस्कस करें। देखिए, बहुत बार ऐसा है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक बात बोली थी कि हो सकता है कुछ डायमेंशन छूट जाएं, बट मेरी कोशिश ये है कि आपको मैक्सिमम डायमेंशंस आपको बताई जाएं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे कॉपी चेक करता हूँ ऐसे की, तो मैं एक समस्या देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक की 2-3 डायमेंशंस के आधार पर पूरा निबंध लिख देते हैं। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको निबंध की सारी डायमेंशंस को खोलना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो निबंध आप लिख रहे हैं, जो उसकी थीम है, उस थीम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
उनमें किन किन चीज़ों को हम ऐड करके अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। उसी क्रम में हम अगर आगे बात करें तो मैंने आपको ये बताया कि इन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए कि शिक्षा में नैतिक मूल्य का प्रभाव क्या होगा। मान लीजिए सामाजिक प्रभाव मैंने आपको बताया ही था कि सामाजिक प्रभाव क्या होगा। अगर शिक्षा में नैतिक मूल्य होंगे तो समाज कैसा बनेगा, सर्वसमावेशी बनेगा, समाज में गरीबी कम होगी, अपराध कम होंगे और एक आदर्श समाज बनेगा। अगर हम इसकी दूसरी डायमेंशन की बात करें, मान लीजिए इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। देखिए अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो भारत में आपको ये चीज पता है कि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राजनीति का अपराधीकरण है। आप एडीआर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उसमें क्या बोला गया है कि जो भारत में जो क्या चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं उसमें देखिए कि 30 से 40% प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जिन पे आपराधिक मामले होते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में क्या है कि नैतिक मूल्यों को कहीं ना कहीं उनका ह्रास हुआ, कहीं ना कहीं उनका विघटन हुआ है। तो इसके लिए अगर शिक्षा में नैतिक मूल्य समावेश होंगे तो राजनीति कैसी होगी, हमारी राजनीति क्या होगी, उससे हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा, सुशासन की प्राप्ति होगी, सुशासन की प्राप्ति होगी, नागरिक केंद्रित प्रशासन होगा। देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो शिक्षा और नैतिक मूल्य है उसके कितने आयाम मैंने लिखे। उसके बाद में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की क्या उसका सामाजिक प्रभाव होगा, क्या उसका आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव होगा। अब अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो देखिए आर्थिक प्रभाव में क्या हो सकता है कि अगर शिक्षा में नैतिक मूल्य होंगे तो सबके लिए रोजगार के समान अवसर होंगे, किसी को मतलब कि प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। दूसरा, अगर शिक्षा में नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो आप वर्तमान समय में इसको कनेक्ट करिए। अगर इसमें आर्थिक आधार पे अगर हम इसको देखें, अगर नैतिक मूल्य नहीं है तो आप अगर वर्तमान में देखें तो साइबर क्राइम, भारत में कितने ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, या डीप फेक, देखिए कितने इसके एग्जांपल्स अभी आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। तीसरा, डार्क वेब। तो ये सब क्या है कि अगर शिक्षा में नैतिक मूल्य नहीं है तो ये कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव आउटकम्स हैं। तो अगर आप इस तरीके से निबंध में इतनी सारी डायमेंशंस को ऐड करेंगे तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूं कि निबंध में किन किन आयामों को जो हम लिखेंगे उसके साथ साथ में किन किन चीज़ों को हम उसमें लिख के अपने जो निबंध उसको बेहतर बनाएंगे। मैं उसी क्रम में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा, उसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, उसका आर्थिक आधार पर क्या प्रभाव हो सकता है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक, अगर शिक्षा में नैतिकता नहीं होगी तो बहुत सारे क्राइम हो सकते हैं। वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में साइबर क्राइम सबसे बड़ी समस्या है, डीप फेक हो गया, डार्क वेब हो गया, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब मैं आपको अगर इसके बाद में एक केस स्टडी की बात करूं तो देखिए इसमें हम एक पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में बता सकते हैं कि शिक्षा में अगर नैतिकता नहीं होगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार आप सबने पढ़ा होगा, जीएस फर्स्ट में आप लोग पढ़ते होंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि आपको अच्छे से पता है कि जो जापानी सैनिक थे वो क्या थे, अपनी क्रूरटी के लिए, अपनी क्रूरता के लिए बहुत जाने जाते थे। कि जापानी जो सैनिक थे वो बहुत क्रूर थे और बड़ी क्रूरता से वो लोगों की या सैनिकों की हत्या करते थे। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आप लोग इतना जो स्ट्रिक्ट क्यों हैं, मतलब इतना क्रूअल क्यों हैं, तो उनको बोला कि सर, वो बोले कि हमको शुरू से डिसिप्लिन में रखा गया। डिसिप्लिन का मतलब क्या था कि उनको यह बताया गया कि आपको अपने दुश्मन को मारना है, उसमें ह्यूमन डिग्निटी या मोरलिटी की कोई बात नहीं होती थी। अब आप बात समझिए, अगर डिसिप्लिन में रखने का ये मतलब है कि उसमें ह्यूमनिटी नहीं है, मोरलिटी नहीं है, तो उसका क्या मीनिंग है? उसका सीधा सीधा ये मीनिंग है कि वो लोगों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जैसे जिस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, या जैसे आपने देखा होगा जो बालक होता है या बच्चे होते हैं, शुरू से जैसे उनको जिस एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा उस एटमॉस्फेयर में रखने के बाद वो बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। तो ये परफेक्ट एग्जांपल आप केस स्टडी का लिख सकते हैं अपने निबंध में, और जब आप इसको लिखें तो इसको हाईलाइट करें। उससे क्या होगा कि आपके निबंध की तारतम्यता बनी रहेगी, आपका निबंध प्रभावी रहेगा, और जो एग्जामिनर आपका निबंध चेक कर रहा है उसको क्या इंटरेस्ट आना चाहिए। देखिए सपोज करिए आप ही एग्जामिनर हैं तो आप किसी का निबंध क्यों चेक करेंगे?
अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तभी तो आप चेक करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप निबंध नहीं चेक करेंगे। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि निबंध को हम इंटरेस्टिंग बनाएं, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि निबंध की हर एक डायमेंशंस को ऐड करें। जितनी ज़्यादा आप निबंध में डायमेंशंस को ऐड करेंगे उतना आपका निबंध अच्छा होगा। उसी क्रम में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश में हूँ। अब देखिए, अगर हम पर्टिकुलर आगे इसके बात करें तो आगे हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए समाज में क्या होता है कि समाज में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो देखिए कि शिक्षा में नैतिकता क्यों आवश्यक है। मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर बात करें, अगर एक ग्रुप की जो जिसके अंदर लो मोरलिटी और लो एजुकेशन है, एल से मतलब मेरा है लो और एम से मतलब है मोरलिटी और ई से मतलब है एजुकेशन से। अगर मैं बात करूं लो मोरलिटी लो एजुकेशन, तो ये ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसे समाज का जो सबसे निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उसको आप देखेंगे कि जब भी भारत में चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ होती है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं। तो वो क्या होते हैं, अगर उनके अंदर लो मोरलिटी है, लो एजुकेशन है, यानी कि उनमें इतनी नैतिकता नहीं है, इतनी उनकी शिक्षा नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा चलाने वाला हो या कोई समाज के निचले तबके का व्यक्ति हो। दूसरा क्या हो सकता है कि एक हो सकता है हाई मोरलिटी लो एजुकेशन। एच से मेरा मतलब है हाई और एम से मतलब है मोरलिटी, एल का मतलब है लो और ई का मतलब है एजुकेशन। तो मैं आपको ये बताने के क्रम में हूं कि हायर मोरलिटी और लो एजुकेशन अगर किसी में है तो वो भी समाज के लिए बेहतर काम कर सकता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप 2012-13 में देखेंगे लोकपाल के लिए। अन्ना हजारे का आपने नाम सुना होगा। अन्ना हजारे के बारे में बात करूं तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे थे बट इतने नहीं थे, लेकिन उनकी मोरलिटी बहुत हाई थी, तो वो समाज को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, समाज को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली इसमें तीसरी डायमेंशंस को देखें, तीसरी डायमेंशन क्या हो सकती है कि एक हाई मोरलिटी हायर एजुकेशन, हायर मोरलिटी हायर एजुकेशन। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, देखिए इसका बेसिक मीनिंग ये है कि ऐसे लोगों को हमको समाज में क्या रिवॉर्ड देना चाहिए, यानी कि पुरस्कार देना चाहिए, ताकि ये लोग समाज को और बेहतर कर सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसमें आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एग्जांपल दे सकते हैं, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल, आप स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इन चीज़ों को अपने निबंध में लिखेंगे, उसके साथ में आप उदाहरण से इनको बताएंगे, तो आपका निबंध डेफिनेटली बहुत प्रभावी होगा। अगर हम इसी पर्टिकुलर बात करें टॉपिक पे, तो चौथी डायमेंशन क्या हो सकती है, जिसमें कि लो मोरलिटी हो और हायर एजुकेशन हो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये समाज में नकारात्मकता या सामाजिक विघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल दिया था, हिटलर का एग्जाम्पल दिया था, तो बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताने के क्रम में कि भूमिका में क्या लिखना है, भूमिका को मैंने बताया कि आप कविता से, श्लोक से स्टार्ट कर सकते हैं, या मैंने आज आपको एक केस स्टडी के बारे में भी बताया। आज मैंने 2 केस स्टडी के बारे में आपको बताया कि देखिए निबंध लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको कोटेशन पे बताया था, कविता पे बताया था। आज मैं उसी क्रम में ये बताने की कोशिश में हूँ कि अगर आप केस स्टडी के आधार पे भी शुरू करेंगे तो भी आपका निबंध बहुत बेहतर होगा। उसमें मैंने आपको कम से कम 12 से 15 डायमेंशंस के बारे में बताया। अगर इतनी डायमेंशंस को हम ऐड करेंगे तो हमारा निबंध बेहतर होगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें कि इतना लिखने के बाद हम अगला क्या लिख सकते हैं, देखिए समाज में नैतिकता क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको बताया। शिक्षा में नैतिकता क्यों आवश्यक है, वो भी मैंने आपको बताया। अब देखिए इसका अगर अगले आयाम की हम बात करें शिक्षा और नैतिक मूल्य में, तो देखिए अगले आयाम में हम क्या लिख सकते हैं, शिक्षा और नैतिक मूल्य। तो देखिए इसमें जो वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी पर्यावरणीय शिक्षा में नैतिकता की कितनी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि संसाधनों का उचित प्रयोग हो, हम जो समाज है या जो पृथ्वी है उसको आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर तरीके से छोड़े, यानी कि सतत विकास को बढ़ावा मिल सके, संसाधनों का उचित प्रयोग हो सके, प्रदूषण ना हो। प्रदूषण नहीं होगा सॉरी, अगर प्रदूषण नहीं होगा तो उससे स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी। अगर स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी
तो उससे क्या होगा, उससे ये हो सकता है कि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए। देखिए, मैं ये बताने की कोशिश में हूं कि शिक्षा और नैतिक मूल्य में कितने डायमेंशंस को ऐड करें। उसी क्रम में मैंने आपको बताया कि पर्यावरणीय शिक्षा में संसाधनों का समुचित प्रयोग, प्रदूषण नहीं होगा तो स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी। इसमें आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको वाला आंदोलन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या वाटरमैन राजेंद्र सिंह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप ये बता सकते हैं कि अगर पर्यावरण में भी पर्यावरणीय शिक्षा को नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पर्यावरण संतुलन होगा, पर्यावरण संतुलन होगा। और क्या होगा, जैव विविधता बेहतर होगी। देखिए ये तरीके हैं, ये डायमेंशंस को खोलने के तरीके हैं। इस तरीके का अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे निबंध लिखने से पहले 5 से 7 मिनट में, अगर 700 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है तो आप कम से कम 12 से 15 डायमेंशंस को ऐड करें, कोटेशन ऐड करें। इसमें अगर इस पर्टिकुलर ऐसे की हम बात करें तो हम इसमें ये देखते हैं कि हम इसमें डेटा का उतना अच्छा प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम क्या करें कि इसमें थिंकर्स का प्रयोग करें, थिंकर्स के कोटेशन का प्रयोग करें जो हमारे निबंध की डिमांड हो। उसी क्रम में मैंने आपको बहुत सारी डायमेंशंस बताई, उसमें मैंने लास्ट में आपको शिक्षा और नैतिक मूल्य में पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में भी बताया। अब देखिए इतनी चीज़ें लिखने के बाद में जब हम अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए कंक्लूड करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि जो वर्तमान में देखिए कि शिक्षा में नैतिक मूल्य को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो शिक्षा में नैतिक मूल्य को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षा में नैतिक मूल्य को आपने अभी सुना होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें शिक्षा को सर्वसमावेशी बनाना है, न्याय संगत बनाना है, सभी तक उसकी पहुंच हो, शिक्षा में नैतिकता को बढ़ावा देकर के एक आदर्श समाज बनाना है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लिख के अपने निबंध को समाप्ति कर सकते हैं कि आदर्श समाज बनाना है, सर्वसमावेशी बनाना है, सर्वसमावेशी बनाना है, या न्याय संगत बनाना है। तो देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब निबंध में आप 15 से 20 डायमेंशंस लिख दें, जब आपको निबंध की समाप्ति करनी है तो निबंध की समाप्ति में सबसे जरूरी चीज़ ये है कि निबंध को जब आप समाप्त करें तो एक सकारात्मक सोच के साथ समाप्त करें। सकारात्मक सोच के साथ साथ में आप उसमें ये बताने की कोशिश करें कि क्या क्या हम चीज़ों को ऐड करके या किन किन पॉइंट्स को हम ऐड करके उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने उसी क्रम में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, आदर्श समाज, सर्वसमावेशी चीज़ें। इसके अलावा जो आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि जो वर्तमान समय है कि वर्तमान समय में आपको एक चीज़ पता है कि वैज्ञानिक युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग है, ड्रोन टेक्निक का प्रयोग है, इस तरीके की चीज़ें हैं। या तो उनको हम जो वर्तमान समय है उसमें जो वैज्ञानिक आधार पर जितनी चीज़ें उसमें अगर हम नैतिकता को जोड़ेंगे तो क्या होगा, समाज एक बेहतर स्थिति में होगा। आप इस तरीके से निबंध की समाप्ति कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि शिक्षा में अगर नैतिक मूल्य का विकास होगा, शिक्षा सर्वसमावेशी होगी, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा SDG गोल 4 है जो शिक्षा से रिलेटेड है उसकी लक्ष्यों की पूर्ति होगी। तो उस तरीके से हम अपने निबंध को लिख सकते हैं। मैंने आपको आज PCS 2018 की मुख्य परीक्षा में आया हुआ निबंध शिक्षा और नैतिक मूल्य के बारे में बताया। उसमें मैंने आपको ये बताया कि कितनी डायमेंशंस को हम ऐड करके अपने निबंध को बेहतर बना सकते हैं। देखिए ये एक तरीका है, मैं ये नहीं कहूँ, मैं पिछली क्लास में भी आपको यही बात बोला था कि ऐसा नहीं कि मेरा ही तरीका सबसे अच्छा है, बट मेरी कोशिश ये है, हमारी टीम की कोशिश ये है कि आपको एक अच्छा कंटेंट दें। निबंध पे हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से PCS की मुख्य परीक्षा के लिए आपको किसी ने निबंध बताया होगा। हमारी कोशिश ये है कि आपको एक बेहतर आंसर आप कैसे लिखें, आप बेहतर निबंध कैसे लिखें, उस विषय में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी इसका जो अगला नेक्स्ट सीरीज आएगा उसमें हम साहित्य का जो आया हुआ ऐसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।